स्वागत करता हूं अपने सभी प्यारे साथियों का जीपी ऑनलाइन क्लासेस में। एक ऐसा मार्गदर्शन जो आपको सफलता की ओर ले जाए। अब हम आज क्या देखने वाले हैं? आंध्र प्रदेश सर्कल के मैथ्स के क्वेश्चंस जो 2024 में पूछे गए थे वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पूरे जोश और उत्साह के साथ क्लास में बनिए। आपको सारे ही प्रश्नों का उत्तर देना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है ना? इसी से आपकी स्पीड बनेगी। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, सिंपलीफिकेशन यहाँ पे आपको करना है। इक्वेशन आपके सामने है ना? माइनस का 25 है, प्लस का 14 है और डिवीजन में है ब्रैकेट में 5 माइनस 3। ठीक है, सिंपल सा आपके पास यहाँ पर इक्वेशन है, बहुत आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न बहुत इजी है। माइनस का 25 था, प्लस का 14 है और यहाँ पर क्या है, ये डिवीजन में है ना? और ब्रैकेट में 5 माइनस का 3। हम क्या करते हैं इन टाइप के प्रश्न में? तो हम लगाते हैं बॉड मास। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, छोटा वाला, इसे आप हल कर दीजिए। तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। अब आप करेंगे डिवीजन सॉल्व। तो माइनस का 25 प्लस का 14 है और 14/2 हो जाएगा कितना? 14/2 ये हो जाएगा 7। तो माइनस का 25 प्लस का 7। माइनस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आपका आंसर 18, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। हल कीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है? बॉड मास। लगाना शुरू कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 22 माइनस 1/4, करली ब्रैकेट, माइनस का 5 माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 48 और बटे में क्या है, माइनस का 16, है ना? ये भी ब्रैकेट में है। कर देते हैं ब्रैकेट को बंद। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना? क्योंकि माइनस माइनस डिवीजन में है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, अल्टीमेटली ब्रैकेट के अंदर 3। अब इस ब्रैकेट के पहले यहाँ पर भी माइनस था, है ना? तो 3 ये जो प्लस का हमारा बना था ये बन जाएगा माइनस का। तो 1/4 ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस का 5 तो था ही और माइनस यहाँ पे पहले लगा था और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारा आया 3, तो ये बन जाएगा माइनस का 3। ठीक, अब 22 माइनस का 1/4। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस का 8 और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है। तो गुणा हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, 4 से इसे काटिए, चला जाएगा 2 बार में और यहाँ पर माइनस का साइन था, है ना? -8 पे माइनस की पावर थी यानी माइनस का साइन था। तो यहाँ आया ब्रैकेट में माइनस का 2 और इस माइनस का 2 का गुणा जब माइनस के 1 पे होगा, अल्टीमेटली यहाँ से क्या बना, 22 माइनस का 1 गुणा यहाँ पे क्या आया, माइनस का 2। तो ये क्या बन जाएगा, 22 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 22 + 2। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63। एक टीवी 21,000 रुपए में खरीदी गई, 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य 5% कम हो गया। 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बेसिक प्रश्न है ना? इसे मैं क्या बोलूं, होमवर्क के लिए मैं देना चाह रहा हूं इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए डिप्रिसिएशन वाला प्रश्न है। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो साल दर साल उसकी कीमत रिड्यूस होती जाती है
है ना, कोई भी बाइक हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, कोई भी वस्तु आपने खरीदी, है ना, वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21,000 ये उसकी वैल्यू थी, 5% क्या हुई, डिप्रिसिएट, यानी अगले वर्ष उसकी कीमत 100 माइनस 5, केवल 95% बचेगी। ठीक है, 95/100 ये हो जाएगा 19/20। आप चाहें तो 21,000 का 5% इसमें घटा दें, 210 है ना, 210 गुणा 5 हो जाएगा 1050, तो 1050 इसमें से घटा दूंगा तो ये बन जाएगा 19,950। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे। काफी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिख रही होगी, है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टेटमेंट बड़े होने से क्वेश्चन टफ नहीं होता, है ना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला गया, एक परिवार उन महीनों में बिजली के लिए औसतन 1,000 रुपए का भुगतान करता है जिसमें वह वाटर हीटर का उपयोग नहीं करता, और जिन महीनों में वाटर हीटर का उपयोग करता है उनमें औसत बिजली बिजली का बिल 1,240 रुपए है। वाटर हीटर का उपयोग करने की लागत 8 रुपए प्रति घंटा है। एक दिन में वाटर हीटर का उपयोग किए जाने वाले औसत घंटों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर जो महीने हैं, एक महीने में कितना कंजम्पशन हुआ और उसको डिवाइड कर देना है 30 से, तो आपको पता चल जाएगा कि डेली बेस पे कितना घंटे उपयोग किया जा रहा है वाटर हीटर का। तो देखिए ऑन एन एवरेज, कब एवरेज, जब वाटर हीटर WH लिख रहा हूं इसे, नहीं उपयोग करते हैं, तब बिल बन रहा था 1,000 रुपए का। और ऑन एन एवरेज बिल कितना बन रहा था, जब वाटर हीटर उपयोग किया जा रहा था तब बन रहा था 1,240 रुपए। ठीक है, 1,240, यानी आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये जो 240 रुपए बढ़े, ये किसकी वजह से बढ़े, वाटर हीटर उपयोग करने की वजह से। यानी 240 रुपए का जो बिल है ये वाटर हीटर का बिल है। वाटर हीटर का बिल एक महीने का 240 रुपए। हमें बताया गया है कि प्रति घंटे 8 रुपए लगता है, तो कितने आवर्स हमने यूज किया, तो नंबर ऑफ आवर्स ये हो जाएगा, जितना बिल बना 240 बटे प्रति घंटे का रेट, तो 240 बटे 8, ये हो जाएगा कितना, 8 तिया 24, यानी 30 घंटे हमने वाटर कूलर चलाया, वाटर हीटर चलाया गया। और कितने दिन में ये चलाया गया, 1 मंथ में। एक दिन में 30 घंटे, एक महीने में 30 घंटे, तो एक दिन में कितना, 30/30, हर दिन चलाया गया 1 घंटे, 1 आवर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाता। ठीक है, आपको यहाँ से 8 रुपए दिख रहा था, डायरेक्टली ये जो 240 बढ़ा है इसे आप यहाँ से घटा देते, ओरली बेस पे सॉल्व हो जाता, 30/30, 1 घंटे उत्तर बन जाता। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसका प्रश्न बोल सकते हैं हम इसे। यहाँ पर पूछा गया कि एक सेल के दौरान एक दुकान ने सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की। एक ग्राहक को 1,450 रुपए की कीमत वाली एक जीन्स की जोड़ी और 850 रुपए की कीमत वाली 2 शर्ट के लिए कितना भुगतान करना होगा। बताइए।
देखिए, सबसे पहले जीन्स का रेट आपको दिया गया है कि 1450 रुपये ये देना है जीन्स के लिए। फिर 850 रुपये की कीमत की 2 शर्ट हैं, यानी 850 गुणा 2 और 1450। 1450 जीन्स के लिए प्लस 850 रुपये की 2 शर्टें, यानी 850 गुणा 2। तो कुल यहाँ पर कितना आपका वो बन जाएगा अंकित मूल्य? ये बन जाएगा 1450 प्लस 1700। कितना बन गया? 3150 रुपये। ये हो गया मार्क्ड प्राइस। चूंकि 10% की छूट पूरे आर्टिकल पे थी, यानी जो सेलिंग प्राइस, यानी जो व्यक्ति ने चुकाया, व्यक्ति का सेलिंग प्राइस बनेगा कितना? 3150 का 90%, 9/10। 0 से 0 कट गया, है ना? आप चाहें तो 90% भी रख सकते हैं, 90/100 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 315 गुणे 9, है ना? ये आपका बन जाएगा 2835। ऑप्शन नंबर सी, 2835। 9 पने 45, यूनिट प्लेस पे 5 आता और कैरी आ गया 4, 9 1 कम 9 4 13, 9 3 27 और 1 28। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। यूनिटरी मेथड का प्रश्न। और देखिए, इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आते हैं वो बोनस अंक होते हैं। देखिए, जीन्स में पेयर ऑफ जीन्स का रेट ऑलरेडी दिया गया था, है ना? प्रीवियस क्वेश्चन में जिनको यहाँ पर 1450 में डाउट हो रहा है ना, यहाँ पर आपको पेयर ऑफ जीन्स का रेट ऑलरेडी दिया गया है कि एक पेयर ऑफ जीन्स के लिए उसने 1450 रुपए दिए प्लस 850 रुपए की कीमत वाली यहाँ पर आपको एक शर्ट का रेट बताया गया है और क्वांटिटी है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर बोला गया कि एक भरा हुआ ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि गति वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी? ठीक है, 25 मिनट में 14 किलोमीटर। मैं यहां से निकाल लेता हूं 1 मिनट में कितनी दूरी वह चलेगा। तो 1 मिनट में चलेगा 14/25। 14 यहीं था, 25 चला जाएगा डिवीजन में, तो 14/25 किलोमीटर। हमसे पूछा गया है 5 घंटे। 5 घंटे यानी 5 गुणा 60, 300 मिनट। तो 1 मिनट में 14/25, 300 मिनट में 14/25 गुणा 300। ये हो जाएगा 25 से 12 बार में, और 14 गुणा 12, 140 प्लस 28, 168। इतनी दूरी जाएगा हमारा ट्रक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 68 स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। ध्यान से पढ़ें और हल करना शुरू करें। बोला गया, एक्स अपनी साइकिल पर यात्रा कर रहा है और उसने दोपहर 2 बजे बिंदु ए पर पहुंचने की गणना की है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो वह दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। बोला गया है दोपहर 1 बजे ए तक पहुंचने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी? ठीक है, अगर 1 बजे पहुंचना हो तो स्पीड क्या होनी चाहिए? अगर 10 की चाल से जा रहा है तो 2 बजे,
12 किस गति से 15 की चाल से जा रहा है, तो 12 बजे पहुंच रहा है। तो यहाँ पर 10 की चाल से कम वाली स्पीड तो कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। अब बचे 3 ऑप्शन। देखिए, शब्दों का खेल है यहाँ पे। मैं इसी प्रश्न को आपको दूसरे शब्दों में अगर समझाऊं तो आप सभी झट से इसका आंसर दे देंगे या फिर समझ जाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं आपको डिक्टेट करता हूं। ठीक, यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिएगा कि दोपहर 1 बजे ए तक पहुंचने के लिए मैंने यहाँ पर क्या माना कि ये जो 1 बजे है ना, 1 PM की बात हो रही है या दोपहर 1 बजे की जो बात हो रही है, ये मेरे लिए हो गया वास्तविक टाइम, यानी इतने बजे पहुंचना था। अब मैं क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में डिक्टेट करता हूं। अगर मैं 10 की चाल से चलूं तो इस नियत समय से, इस नियत 1 बजे के समय से मैं कितने बजे पहुंच रहा हूं? 2 बजे, यानी मैं लेट हो रहा हूं 1 घंटे से। और अगर मैं किस चाल से चलूं? अगर मैं चलूं 15 की चाल से तो मैं 1 बजे के बजाय 1 घंटे पहले 12 बजे पहुंच रहा हूं। ठीक है, यानी अर्ली। ये हो गया अर्ली वाला केस, 1 घंटे अर्ली और 1 घंटे लेट। अब क्वेश्चन को दोबारा से सुनिएगा। अगर मैं 10 की चाल से चलूं तो मैं 1 घंटे लेट होता हूं। अगर मैं चाल बढ़ाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे कर दूं तो मैं नियत समय से 1 घंटा पहले पहुंचता हूं। आपको भलीभांति पता है कि इस टाइप का प्रश्न अगर हो तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो हम डिस्टेंस निकालते हैं S1 इंटू S2, आपको याद आ रहा होगा, S1 गुणा S2 बटे दोनों स्पीड का अंतर, है ना, स्पीड का अंतर, या फिर आप S1 माइनस S2 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, गुणा डेल टी, टाइम का अंतर। तो टाइम देखिए यहाँ पे कितना, पहले तो स्पीड लिख लीजिए। स्पीड आपके पास दो हैं, एक है 10 और एक है 15। स्पीड का अंतर, तो स्पीड का अंतर हो जाएगा 5 का, गुणा, अब चूंकि यहाँ पर लेट है और अर्ली है तो ये दोनों समय जुड़ जाते हैं, है ना। अगर लेट और अर्ली है तो दोनों टाइम जोड़ देंगे, अगर अर्ली अर्ली होगा तो घटाएंगे, लेट लेट होगा तो भी घटाएंगे। तो 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद यानी टोटल टाइम हो गया 2 आवर। 2 घंटे ही हैं इसलिए हम इसे 2 आवर लिख देंगे सीधे। 5 दूनी 10 और 15 चौके 60। आपको यहाँ से पता चल गया कि टोटल जो डिस्टेंस थी ना वो थी 60 किलोमीटर। अब हमें क्या पता करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर पता एक चीज और करनी पड़ेगी कि जो x है वो व्यक्ति अपनी साइकिल से किस समय पर निकल रहा है। ठीक है, तो 60। अब इसे आप क्या करिए, स्पीड डिस्टेंस आपको पता चल गई है, स्पीड भी आपको पता है, आप निकाल लीजिए टाइम। तो जब व्यक्ति 12 बजे पहुंच रहा था उसकी चाल थी 15 की, यानी मैं यहाँ पर 12 बजे वाला टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। जब वह 12 बजे पहुंच रहा था तो उसने 60 किलोमीटर दूरी तय की थी 15 की चाल से, तो 60/15 यानी उसे 4 घंटे का समय लगा। तो 4 घंटे अगर मैं पीछे जाऊं 12 बजे से तो 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 8 बजे, यानी व्यक्ति सुबह 8 बजे निकला था। 8 बजे व्यक्ति सुबह निकला था और 4 घंटे में यात्रा पूरी की और दोपहर 12 बजे वह ए तक पहुंच गया। लेकिन हमें इसे पहुंचाना है 1 बजे। 1 बजे यानी कि 8 से 1 बजे तक, 8 से 1 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 5 घंटे। और दूरी आपको पता है 60, तो स्पीड बन जाएगी 60/5। व्यक्ति को अगर 1 बजे पहुंचना है तो 12 की चाल से चलना होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, दोबारा से है एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया था, हमें बताया गया था कि व्यक्ति अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह पॉइंट ए पर 12 बजे पहुंचता है। अगर 10 की चाल से चले तो वह 2 बजे पहुंचेगा। हमें पहुंचाना था 1 बजे। अगर 1 बजे उसे पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? तो हमने ये देखा कि एक चाल से वह 1 घंटे, जो नियत समय है 1 बजे का, उससे 1 घंटे पहले और दूसरी चाल से 1 घंटे बाद पहुंच रहा है। तो यहाँ से हमने निकाला डिस्टेंस। हमें यहाँ से डिस्टेंस मिल गई 60 किलोमीटर की। फिर हमने क्या किया, हमने ये पता लगाया कि वह व्यक्ति या एक्स अपनी साइकिल से कितने बजे चलना शुरू किया था। और ये ज़रूरी इसलिए था कि 1 बजे हमें समय पता तो है, लेकिन कितने घंटे में यात्रा उसे तय करनी है, वो समय हमें निकालना था। इसलिए हमने ये निकाला कि व्यक्ति कितने बजे यात्रा शुरू करता है। तो अगर वह 12 बजे पहुंच रहा था, तब उसकी चाल थी 15 की। तो 60/15, उसे 15 की चाल से 4 घंटे लगे होंगे और 12 बजे वह पहुंचा। तो 12 में से हमने 4 घंटे घटा दिए, यानी 8 बजे सुबह वह चलना शुरू किया। और अगर वह 8 बजे चलना शुरू करे और 1 बजे पॉइंट ए पर पहुंचे तो वह 5 घंटे चलेगा। 5 घंटे अगर वह चले और 60 किलोमीटर जाना हो तो स्पीड बनेगी 60/5, 12 की। आप इस 2 बजे वाले टाइम फ्रेम को भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि स्पीड है 10 और दूरी है 60, तो 60/10 उसे लगेगा 6 घंटे का समय। और यहाँ पर आप घटाते 2 बजे से, है ना, 2 जो दोपहर का था उससे आप 6 घंटे पीछे जाते तो आप सुबह के 8 बजे पर पहुंचते। दोनों ही केस में आपको सेम टाइम मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 69 पे। ए, दो दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिनों में बिछा सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने काम केवल 4 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेले काम को कितने दिन में? देखिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ए 16 दिन में, बी 12 दिन में। अब सी की मदद से उन्होंने, उन्होंने यानी ए प्लस बी, और सी भी मदद करेगा, यानी तीनों मिलकर जब काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तब काम 4 दिन में पूरा होगा। यहाँ पे आपको लेना है एलसीएम, ये जो नंबर ऑफ डेज हैं इनका। तो 12, 16, 12 और 4, 16 3 48, 12 चौके 48, 48 आ गया आपका एलसीएम। यही हो जाएगा टोटल वर्क। ए की क्षमता आ गई 48/16, 3। बी की आ गई 4 और ए प्लस बी प्लस सी की आ गई 48/4 यानी कि 12। आपको बताना है सी अकेला। तो अगर मुझे सी अकेले की क्षमता निकालनी हो तो ए प्लस बी प्लस सी में से मैं क्या घटा दूं? ए प्लस बी को। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ये कर रहे थे एक दिन में 12 काम। ए कर रहा था 3 और बी कर रहा था 4। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि सी की क्षमता है 5 काम प्रतिदिन की। इस तरीके से नंबर ऑफ डेज जो सी को लगेंगे वो लगेंगे टोटल वर्क 48/सी की क्षमता 5। तो 9 5 जा 45, 9 सही 3/5 दिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70।
देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप काउंट किए रहिएगा जो आपने गलत किए हैं। सही वाले को काउंट नहीं करना है, जो आपने गलत किए उसे काउंट कीजिएगा। और क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, है ना, ये मैंडेटरी है। ए अकेले एक काम को 6 दिन में, बी अकेले 8 दिन में। ए और बी ने इसे 3200 रुपए में पूरा करने का बीड़ा उठाया। सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया। सी को कितना भुगतान किया जाना है, यानी सी को कितना रुपया मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल 3200 रुपये लिए गए हैं पूरा काम करने के लिए। अब ए ने किया, ए अकेले कर सकता है 6 दिन में, बी 8 दिनों में, और सी की मदद से उन्होंने यानी सब ने मिलकर कितने दिन में किया, ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने किया 3 दिन में। नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 8 तियां 24। ए की क्षमता 24/6 4, बी की 3, और इन सभी की हो जाएगी 24/3 यानी कि 8। हमें बताना है सी को कितना रुपया मिला। तो देखिए, जब कभी रुपयों वाली बात आती है तो हम जो हिस्सा बांटते हैं वो उनकी क्षमता के आधार पे बांटते हैं। यानी कहने का मतलब है, जो एक दिन में जितना काम करेगा, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसे उतना अधिक रुपया मिलेगा। तो हमें यहाँ पर सी की क्षमता निकालनी है। तो अगेन ए प्लस बी प्लस सी में से मैं अगर ए माइनस बी घटा दूं तो 8 में से क्या घट जाएगा, 4 प्लस 3, ये बन जाएगा 1। यानी सी की क्षमता है एक काम प्रतिदिन की। और टोटल इनकी इफिशियंसी कितनी थी, टोटल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 था। यानी 8x बराबर कितना हो जाएगा, 3200, क्योंकि ये तीनों मिलकर कितना काम किए, 8x, ए प्लस बी प्लस सी, और वही टोटल काम के बराबर था जिसके लिए इन्होंने 3200 रुपये लिए थे। तो सी का हिस्सा था 1x, या फिर आप x भी बोल सकते हैं। तो सी का हिस्सा हो जाएगा 3200/8, ये बन जाएगा 400 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 71। यहां पर बोला गया, ए ने डाकघर में 5 वर्ष की अवधि के लिए 7.2% रेट पर कितना, 20,000 रुपये जमा किया। ब्याज वार्षिक रूप से देय है, लेकिन ए ने परिपक्वता तक ब्याज नहीं लिया। ए को 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य क्या मिलेगा, बताइए। चलिए, वेरी गुड, सही उत्तर दिए हैं। यहां पर देखिए क्या है, प्रिंसिपल 20,000 रुपये, रेट है 7.2, टाइम कितना है, 5 साल। अब बोला गया है कि परिपक्वता तक ब्याज नहीं लिया है, यानी उसने पूरा रुपया पूरे समय के लिए लगाया है और एक भी रुपए ब्याज अभी तक समय पूरा होने से पहले तक कोई भी पैसा नहीं लिया है। यानी वह टोटल अमाउंट 5 साल बाद लेगा और वही अमाउंट आपसे पूछा गया है। तो सीधा आपका, चाहे तो साधारण ब्याज निकाल लें और चाहे तो सीधा आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कैसे, R इंटू टी, 7.2 इंटू 5, ये हो जाएगा 36, 36% ब्याज, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 2,000 का 136%, ये हो जाएगा 136 गुणा 2, 27, 200। साधारण ब्याज अगर निकालना चाहें
तो वैल्यू रख दें उस पे 20,000 गुणा 7.2 गुणा 5 और बटे हो जाएगा 100। 0 से 0 कट और ये बन जाएगा 200 गुणा 36। तो 36 दूनी 72, 7200 हो गया ब्याज और अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल जमा साधारण ब्याज यानी 20,000 प्लस 7200। ये बन जाएगा 27,200। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 73। ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है। यदि बी स्वतंत्र रूप से किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए यहां पर क्या है, ए और बी। आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। कैसे, वो मैं बताऊंगा। यहां पर इफिशियंसी और टाइम, तो क्षमता के लिए आपको पहली स्टेटमेंट, ये पहली लाइन दी गई है कि ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है, यानी जितने समय में ए एक काम करेगा ए उतने में उसका दोगुना दो काम कर लेगा। इफिशियंसी का जो आप पलटा दीजिए तो उसी का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम रेशियो। यानी पलटा दीजिए, दो यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा उसे कम समय लगेगा, जो धीमा काम करेगा उसे ज़्यादा समय लगेगा। अब यहाँ पे आपको टाइम रेशियो मिल गया कि ए को अगर 1 घंटे का समय लगे तो बी को लगेगा 2 घंटे का, 1:2। हमें बताया गया है कि बी 12 घंटे में काम पूरा करता है। तो अगर 2 बराबर 12 है तो 1 बराबर हो जाएगा 6 के। तो बी ले रहा है 12 घंटे का समय, ए लेगा 6 घंटे का समय। जिनको नहीं समझ में आया, 2x बराबर अगर 12 है तो x बराबर हो जाएगा 6, 2 छक्के 12। तो ए लेगा 6 घंटे का समय, बी लेगा 12 घंटे का समय। अब हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए आप चाहें तो ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, इस तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं। ए इंटू बी, तो ए कर रहा था 6 घंटे में, बी कर रहा था 12 घंटे में, 6 गुणा 12 और बटे हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो गया 18। तो 72/18 ये आ जाएगा कितना, 4 डेज। ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप चाहें तो इसे क्या एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। जैसे ए कर रहा था 6 दिन में, बी कर रहा था 12 दिन में। आप ले लेते इसका एलसीएम 72 और 72 बटे ए की क्षमता आ जाती कितनी, आपको अनुपात तो दिया ही गया था। अच्छा 72 क्या, आप एलसीएम ले लेते यहाँ पे 6 दूनी 12 ही। ए की क्षमता आ जाती ए 2 और बी की आ जाती 1, 2 और 1, तो 12/3 ये आ जाता कितना, 4 डेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। अब जब एक प्लॉट 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। 15% का लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पहले भी रिपीट हुआ है ना? तो करने की आवश्यकता नहीं है। 25,300 इसका सही उत्तर है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो बाद में हम देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 75 पे। सबसे पहले सीपी निकाल लीजिए, उसके बाद एसपी। प्रश्न में पूछा गया, एक व्यापारी 20 किलो 20 रुपए प्रति किलो वाले 26 केजी चावल को 36 रुपए
प्रति किलो वाले दूसरे किस्म के 30 किलो चावल के साथ मिलाता है और मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलो के दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, सीपी आप आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद सेलिंग प्राइस और ज़्यादा इजीली आप निकाल पाएंगे। फिर प्रॉफिट परसेंट निकालिए। करते हैं प्रश्न को सॉल्व। जैसा कि बोला गया कि आपके पास दो वैरायटी थी, एक का रेट था 20 रुपीज़ और दूसरे का रेट था 36, और क्वांटिटी कितनी कितनी थी? 20 रुपए वाले थे 26 केजी और 36 रुपए वाले थे 30 केजी। तो आप इनका कर दीजिए गुणा। अगर 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 26 केजी चावल लिए जाएं तो सीपी कितना बनेगा? 26 दूनी 52, 520 रुपए। 36 रुपए प्रति केजी वाले 30 किलो चावल हमें मिलेंगे 36 गुणा 30, 1080 रुपए में। तो ओवरऑल सीपी कितना हो गया? ये हो गया 80 और 20 100 है ना, ये हो जाएगा 1600 रुपए। और कितना केजी यहाँ पर हमने आइटम खरीदा? तो ये हमने खरीदा 26 + 30, टोटल 56 किलो। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकालना है। तो व्यक्ति ने सेलिंग प्राइस क्या किया? 30 रुपए प्रति किलो के दर से पूरे चावल बेच दिए, यानी 30 गुणा 56। तो 50 तिया हो जाएगा आपका 150, 6 30 गुणा 6 ही हो जाएगा 180, 1680। सेलिंग प्राइस बन गया 1680, सीपी है 1600। प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? 80 रुपए का। कितने पर? 1600 पर। तो 80 बटा 1600 गुणा 100, 0 से 0 कट, 16 पंचे 80। प्रॉफिट बन गया 5%। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 76। यहां पर बोला गया किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? सेलिंग प्राइस 25% लाभ के लिए। तो सबसे पहले सीपी, आप चाहें तो एक लाइन में इसका उत्तर दे सकते हैं। आपके लिए सीपी क्या बनेगा? तो देखिए, सीपी यहाँ पे बनेगा, जब कभी आपको प्रश्न में बोला जाए कि इतने रुपए में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है और इतने रुपए में बेचने पर उतना परसेंट ही हानि हो रही है, तो अगर आपको सीपी बतानी हो तो आप दोनों रेट को, दोनों मूल्य को जोड़िए और भाग दे दीजिए 2 से। इस प्रश्न में सीपी हो जाएगा 1920 प्लस 1280 बटे 2। क्यों किया? क्योंकि 1280 में बेचने पर जो लॉस हो रहा था वही प्रॉफिट कितना हो रहा था? 1920 रुपए में बेचने पर उतना ही सेम वैल्यू का प्रॉफिट था, इसलिए हमने भाग दे दिया 2 से। तो सीपी बन जाएगा कितना? ये हो जाएगा 3200 बटे 2। सीपी बन गया 1600 रुपए। अब सेलिंग प्राइस बताना है और 25% लाभ चाहिए, तो ये हो जाएगा 1600 गुणा, चाहे तो 5/4 कर दें या फिर 125 बटे 100 कर दें, आपकी मर्जी। 0 से 0 कट, ये हो जाएगा 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। सिंगल लाइन में आप ये जो आपने निकाला था 1920 प्लस 1280 बटे 2 और गुणा कर देते 5/4 से, यहाँ से आपको डायरेक्टली मिलता 2000 रुपए।
आइए क्वेश्चन नंबर 77 पे। चलिए एक और परसेंटेज का सवाल है। परसेंटेज बोल सकते हैं, एवरेज का भी बोल सकते हैं, दोनों यहाँ पर आए हैं। एक निश्चित स्कूल में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के, 8 वर्ष की 8 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 8 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का 2/3 है, जो कि 48 है। स्कूल में छात्रों की संख्या क्या है? ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर आपने गलत अंडरस्टैंड कर लिया तो आपका आंसर भी गलत आएगा, है ना। और इन टाइप के प्रश्न में विशेष आपको वो ऑप्शन मिलेंगे जो आप हल करेंगे। ये खासियत होती है इस टाइप के प्रश्न में। अगर आपने लैंग्वेज को अच्छे से डिकोड नहीं किया तो आपको जो आंसर मिलेगा या आपका जो आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में मिलेगा ही। क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको यहाँ पर 3 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम 8 से कम, जो बच्चे 8 से कम हैं, फिर 8 वर्ष वाले, और फिर 8 से ज़्यादा वर्ष वाले। अब देखिए 8 से कम वाले कितने थे? 8 से कम वाले छात्र थे कुल छात्र का 20%। फिर आप इंग्लिश वाले स्टेटमेंट में देख रहे होंगे कि आपको 8 साल वाले बच्चों की संख्या कितनी दी है? 48, 48। यानी 8 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनकी उम्र है 48। हिंदी में जो की लिखा रहता है ना, जो की, ये इससे जस्ट पहले वाले के लिए होता है। तो जो की से पहले आप देखिए कौन से छात्र आपको मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं 8 वर्ष की आयु के छात्र। यानी ये जो 48 है ये किसे डिनोट कर रहा है? 8 वर्ष की आयु वाले छात्रों को। तो 8 वर्ष वाले हो गए 48। अब इसका 2/3, तो 48 का 2/3 हो जाएंगे 8 वर्ष से अधिक वाले। कितने बन गए? 16 तिया 48, 16 दूनी 32। यानी 8 वर्ष से अधिक वाले 32, 8 वर्ष वाले 48। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये कितने बन गए? ये बन गए 80। यानी 8 वर्ष और 8 वर्ष से अधिक वाले 80 छात्र हो गए, और 8 वर्ष से कम वाले टोटल के 20% थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो 80 छात्र हैं ना, ये कुल छात्रों का 80% है ना। कुल छात्रों का 80% है, क्योंकि 20% तो 8 वर्ष से कम वाले हैं। यानी 80% 80 के बराबर, तो 100% हो जाएगा 100 छात्रों के बराबर। तो कुल छात्र हो गए 100। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, इसे हल कर लेते हैं और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा। तो जल्दी से इसे हल करते हैं। बोला गया एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए, जिसके कारण कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए, यानी 0.5 बढ़ गए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है? बहुत इजी है, जिन्हें क्वेश्चन या जिन्हें बेसिक पता होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है 20 का, और इस 20 के वजह से, 20 बढ़ने की वजह से अगर मेरा औसत केवल आधा बढ़े तो 20, या तो आप चाहें इसे 20 से डिवाइड कर दें, सीधा 20/½ कर दें, आपको टोटल संख्या मिल जाएगी 40। कर लेते हैं अंकों में जो वृद्धि है, अंकों में कुल वृद्धि,
अंकों में कुल वृद्धि ये बराबर होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर हम ले लेते हैं x, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं पता कितने थे, हमने माना x, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट x, अंकों में कुल वृद्धि होती है x गुणा जो भी आपके औसत में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर कितनी हुई है, ये हुई है आधे से, ठीक है, x गुणा 1/2 या फिर 0.5। तो अंकों में कुल वृद्धि कितनी हुई, ये हुई 20 की, है ना, ये हुई 20 की। 20 बराबर x गुणा 1/2, तो x बराबर हो जाएगा 20 गुणा 2 यानी 40, और 40 हो जाएंगे कुल छात्र। क्योंकि छात्र ने क्या किया था, 63 के बजाय 83 लिखा, यानी 20 अंक उसने बढ़ाकर लिखे, तो यही कहलाएगा अंकों में कुल वृद्धि, जो कि थी 20 की। और इसकी वजह से औसत बढ़ा आधे का, कितने पे, कुल छात्रों पे। कुल छात्र हमने लिए थे x, औसतन वृद्धि हुई आधे की, तो x बराबर निकल के आ गया 40। अब क्वेश्चन नंबर 80, ये रहेगा आपके होमवर्क के लिए। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अब बहुत जोरों शोरों से चालू रखें।